हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम जगदीश चंद्र जांगीड़, योर जीएस करंट अफेयर फैकल्टीज। आज हैं दोस्तों 16 मई और आज के समसामयिक विषयों में हम बात करेंगे एनएचआरसी, भूचुंबकीय तूफान के बारे में। उसके बाद में टीबी के कुछ आर्टिकल्स, लास्ट में है टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व की हम जानकारी लेने की चेष्टा करने वाले दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपके लिए आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है वह है एक होमवर्क जो मैं आपको क्लास के अंत में देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उस होमवर्क को भी आप इस टेलीग्राम हैंडल से भी प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। मूविंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि जब भी हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो मूल्यांकन जरूरी है। 2 जून को हम एक ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जहां जीएस और सी सेट के टेस्ट आप लिख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सेंटर्स पे। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट। सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बातचीत की जा रही है। इनकी स्थिति जो है वो स्थगन पर स्पष्ट टिप्पणी की बात करें। कैंडिड नोट्स ऑन द एनएचआरसी स्टेटस डेफरल। यहाँ पे देखिए काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा हुआ है आपके पास में कि वेस्ट जो कहता है कि आप ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को कहीं ना कहीं वेपनाइज कर दे रहे हैं। वेपनाइज का क्या मतलब हो गया आपके पास में कि आप मानव को या मानव अधिकारों को इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। एक तो है जैसे आपका अधिकार होना, इट्स अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट सोसाइटी, और दूसरा होता है आप उस क्लेम को इस प्रकार यूज़ करें कि आपके अधिकार किसी दूसरे की प्रिविलेजेस, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाए। राइट, तो यहाँ पे एनएचआरसी का स्टेटस जो है काफ़ी क्वेश्चन में रहा है आपके पास में, और एनएचआरसी इसके ऊपर क्या टिप्पणी देती है आइए जानकारी लेते हैं। देखिए, ग्लोबल अलायंस है ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GANHRI, यह कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का जो है ना, उनकी मान्यता को दूसरी बार स्थगित कर दिया जाता है। मतलब इस अलायंस के अंदर, जो ये ग्लोबल अलायंस है, इसके अंतर्गत भारत के एनएचआरसी की मान्यता है उसे स्थगित कर दिया गया है। रीज़न क्या दिया गया इसके पीछे? कि भारत में ह्यूमन राइट्स को वेपनाइज कर दिया गया है, ह्यूमन राइट्स का कहीं न कहीं हथियार की तरह, शस्त्र की तरह प्रयोग किया जा रहा है। अब इस एनएचआरसी को जो स्थगित किया है, इनके स्टेटस के ऊपर क्या टिप्पणी दी जाती है, इसकी पृष्ठभूमि को जरूर जानकारी दीजिएगा। कि जो भी मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय के रूप में एनएचआरसी जो है वो 2023 में इस अलायंस से निलंबित कर दिया गया था, और अब वापस 2024 में भी फिर वापस इसे निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया है। कि एनएचआरसी की जो है ए स्थिति को पहले 2016 में स्थगित किया गया था आपके पास में, 2017 में फिर वापस बहाल कर दिया गया था, वापस इसे अलायंस के अंतर्गत ले लिया गया। पर भारत कहता है आपके पास में कि पहली बार हुआ है जब लगातार 2 सालों तक, 2 वर्षों तक एनएचआरसी निलंबित रहा है, इस अलायंस से बाहर रहा है, ठीक है ना। और अभी भी इस स्थगन जो है इसके अंतर्गत कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है कि ये और कितने समय तक ऐसा स्थगन की परिस्थितियां रहने वाली हैं दोस्तों। राइट, सो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास में कि इसकी एक सब कमेटी भी है प्रत्यायन के ऊपर, और ये प्रत्यायन की जो सब कमेटी हैं दोस्तों, यह अंतिम निर्णय लेती हैं। जैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हॉन्डुरास, ग्रीस, इसके काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव इसमें। ये क्या कहते हैं कि एक कठोर सहकर्मी आधारित प्रक्रिया है आपके पास में, और 4 क्षेत्र जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप आदि अन्य प्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अब भारत क्या कहता है आपके ऊपर कि यह मानवाधिकार परिषद जो है आपके पास में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली निकायों में मतदान करने की भारत की क्षमता को प्रभावित कर सकता है कहीं न कहीं। सो भारत का कद यूनाइटेड नेशन में भी कहीं न कहीं जो है उसको चुनौती मिलने वाली है। और इसके पीछे नवीनतम रिपोर्ट्स क्या है कि क्यों स्थगित कर दिया गया, आपके पास वो सिफारिश की गई अलायंस के द्वारा। तो और इस अलायंस, इस सब कमेटी की सिफारिश के पश्चात ही जो एनएचआरसी को उस गठबंधन से हटाया गया। एनएचआरसी के सदस्यों की जो नियुक्ति है भारत में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसमें जो भी मेम्बरान हैं उनकी नियुक्ति जो है वो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। राइट, मानवाधिकारों की जांच हो, चाहे पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हो, सदस्य पैनल में जेंडर बेस्ड या फिर माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, ये सारे पॉइंटर्स बताए जा रहे हैं जिनके कारण इन्हें अलायंस से दूर रखा गया है। भारत का एनएचआरसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को संतुष्ट करने में विफल रहा है और सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से ये काम करने में सक्षम रहा है, ठीक है ना। हमारे भारत की सरकार का मतलब इसमें कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती। राष्ट्र ये जो एनएचआरसी है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल है दोस्तों। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि भारत जो है ए का दर्जा खोने का कारण जो है ये बना हुआ है कि यहाँ पे मानव अधिकारों के ऊपर कुछ ज़्यादा जो एनएचआरसी के काम करने के ऊपर
पारदर्शिता नहीं रही है। अब जिस वैश्विक गठबंधन से इन्हें निकाला गया है उसकी जानकारी ले राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का वैश्विक गठबंधन से एनएचआरसी को 2023 और 24 लगातार 2 वर्षों तक दूर रखा गया है। विश्व में हर देश में कई सारे मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए संस्थान है नेशनल लेवल पे। उन सभी के बीच में एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में इसको वैश्विक गठबंधन को जाना जाता है। वर्ष 1993 में जो है ट्यूनिशिया के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतर्गत ये जो है इसका गठबंधन किया गया था, इसका निर्माण, इसकी स्थापना की गई थी। आज की तारीख में 110 से भी अधिक देश जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन में देखा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, और हाँ, इसके अलावा एनएचआरसी की जानकारी ले लीजिए। एनएचआरसी भारत का है, वो कब बना था, है ना? एनएचआरसी जो है आपके पास में हमारे जो है कुछ कानून है ना, उन कानूनों के एक वैधानिक प्रावधान के तहत बना हुआ है। तो क्या है, ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं? बिल्कुल सही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके सॉरी उसके अंतर्गत बनाया गया है दोस्तों। और संविधान के द्वारा जो गारंटी दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में भी जिसके सन्निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों को सुरक्षा और प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, ये उसी में ही सम्मिलित हैं दोस्तों, राइट। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हो सकते हैं, बाकी 5 पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर और 7 मानित सदस्य भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुके हैं, वो इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष होने वाले हैं दोस्तों, राइट। चयन कौन करेगा, कौन कौन सदस्य होंगे? ये चयन के लिए एक समिति होगी, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं उसके अंतर्गत, फिर लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट से नीचे जो आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सभापति तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे आपके पास में, उपराष्ट्रपति, ये उनसे नीचे वाले, ठीक है ना। उप सभापति की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर है संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, मतलब लोकसभा राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशंस भी आसपास में आएंगे, ठीक है सर। अगला आर्टिकल जो है आपके पास में भू चुंबकीय तूफान से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे एक सोलर स्टॉर्म आया था, इसकी बेसिक जानकारी हमने पहले भी ली थी, राइट। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य है वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना रही हैं, हीलियम बना रही है, और इसमें क्या निकल रही है, एनर्जी, ऊर्जा निकल रही है, और वही ऊर्जा नाभिकीय संलयन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके एक हीलियम का नाभिक बना, एक हीलियम बना रहे, तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। और जबकि परमाणु विस्फोट होता है उसमें क्या, उसमें भी एनर्जी बनती है, पर उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, उसमें क्या होता है आपके पास में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। तो एक सनस्पॉट देखने को मिला। सनस्पॉट मतलब सूर्य से कई बार जो है आपके पास में एनर्जी निकलती है ना, उसके कारण टेम्परेचर जो है कितना होता है आपके पास में 3000 4000 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोग बात ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं आपके पास में कि ये एनर्जी कई बार डिम हो जाती है, कि हर बार तो ज़रूरी नहीं है कि 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो। अगर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में या 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो, तो इस वाले एरिया का तो ज़्यादा जो है चमक देखने को मिलेगा, इसका कम, और इसका और भी कम देखने को मिलेगा। तो सनस्पॉट्स हुए क्या फिर, सोचो, सनस्पॉट्स क्या हुए? सनस्पॉट्स कुछ नहीं है सर, एक ऐसा एरिया होगा सूर्य के आसपास में जिसका तापमान सराउंडिंग एरिया के तापमान से कम होगा, उसका टेम्परेचर जो है वह आसपास के एरिया से कम होने वाला है। ये समझ में आया? सनस्पॉट देखने को मिला है आपके पास में, और वो सनस्पॉट जो है वो G5 स्तर के सौर तूफान से पृथ्वी प्रभावित हुई है। और ये भी बताया गया है आपके पास में कोरोनल मास इजेक्शन जो है इसकी श्रृंखला शुरू हो चुकी है। सूर्य के कोरोना जो आउटर है आपके पास में, वहाँ से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अत्यधिक उत्सर्जन हो जाता है। अरबों टन कोरोनल सामग्री जो है सूर्य से निकलती हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, और उस कोरोनल मास इजेक्शन से 15 से 18 घंटे में वह पृथ्वी तक पहुंचता है। और इससे जो है क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आपके चुंबकीय क्षेत्र हैं, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है आपके पास में, और सूर्य के भीतर भी ऊष्मा जो है वह आपके पास में कहीं न कहीं उसका भी एक प्रभाव सतहीय देखने को मिलता रहता है दोस्तों। तो सनस्पॉट्स आपको पता होना चाहिए। सो AR3663 के साथ में मिलकर पृथ्वी से 16 गुना बड़ा जो है यह सनस्पॉट हो चुका है। तो सोचो, पृथ्वी जो है इतनी छोटी सी है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा तो ये सनस्पॉट्स ही हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये आवेशित चुंबकीय क्षेत्र
होते हैं, वहाँ पे ऊर्जा का बड़ा विस्फोट होता है। कोरोना से मास इजेक्शन, मास मतलब वहाँ से द्रव्य, लिक्विड, कोरोनल मास इजेक्शन, कुछ आवेशित कण निकलते हैं, सोलार फ्लेयर्स के रूप में पूरे वह एनवायरनमेंट में सूर्य के चारों तरफ वह फैल जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये बता रहा है 10 मई को 3 कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से टकराए थे, है ना। याद करो 2 दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें बताया था कि लद्दाख के हैंडले से जो है हमें क्या देखने को मिला था, हमें नदर्न लाइट्स देखने को मिली। और वो नदर्न लाइट्स के पीछे अपन ने क्या कहा था, उसके पीछे हमने रीज़न दिया था कि सर इसी सोलार फ्लेयर्स, इसी सोलार विंड के कारण, इसी सोलार मास इजेक्शन के कारण, कोरोनल मास इजेक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, चार्ज पार्टिकल्स नदर्न पोल्स पे आए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किए, फोटोन इमिट हुआ, फोटोन के कारण प्रकाश देखने को मिला। जनरली जो उत्तरी ध्रुव ऑरोरा दिखता है या दक्षिणी ध्रुव पे जो ऑरोरा दिखता है वो हमें दूसरी जगह भी देखने को मिला, जैसे कि लद्दाख वाले क्षेत्र में भी देखने को मिला दोस्तों। दैट्स इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे एक चैलेंज की बात की जाए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी क्या होता है? पल्मोनरी का मतलब होता है श्वास से रिलेटेड। जनरली टीबी कहाँ इन्फेक्ट करता है कि सर किसी किसी को भी टीबी होता है तो खांसता है सर। सबसे पहले टीबी जो बैक्टीरिया है ना, ट्यूबरक्लोसिस, वो किसको प्रभावित कर रहा है? फेफड़ों को। फेफड़ों के कारण उसके श्वास लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है, और जब उसके श्वास लेने की क्षमता प्रभावित होती है तो हम जनरली उसको पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, उसको श्वास से संबंधित बीमारी कहा जाता है। अब कई बार यह श्वास की ही नहीं, ये बैक्टीरिया जो है वह फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है, तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो यह एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जिसको एक्स्ट्रा फुस्फुसीय टीबी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, से उससे उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या भारत में तपेदिक के वर्तमान आकलन से भी अधिक हो सकती है। सो गोज विदाउट सेइंग, इसके कारण क्या हो सकता है? चेस्ट पेन होता है, फटीग, फीवर, एपेटाइट कम हो जाना, कफिंग होना, पसीना होना, है ना, और हेमेटोफाइटिस, वेट लॉस इत्यादि इत्यादि, ये सारा कुछ हो सकता है। और ये टीबी से फेफड़े तो संक्रमित होते ही हैं, उसके कारण टीबी भी हो सकता है। टीबी मतलब तपेदिक जिसको कहा जाता है, आपके पास आदमी बहुत खांसता है, उसमें लगभग 20% टीबी जो है फेफड़ों के अलावा वो लिम्फ नोड्स यानी मस्तिष्क, आँख या अन्य अंगों में भी विकसित हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण मतलब फेफड़ों के अलावा किसी अन्य अंग को संक्रमित किया तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा फुस्फुसीय टीबी, ईपीटीबी के नाम से जाना जाता है। आज की तारीख में आकलन से अधिक जो है जाना जाता है, जितना हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा जो है टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में भी देखने को मिलती है। हर साल लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं WHO को। अकेले भारत 27% दुनिया का टीबी जो है वो कैरी करता है खुद के साथ में। अब ईपीटीबी मतलब समझ गए कि सर फेफड़ों के बाहर कहीं भी टीबी या तपेदिक हो तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेनिंजाइटिस है, पेट की टीबी है आपके पास में, इसको कह सकते हैं। और तपेदिक है आपके पास में, वो काकालीय है आपके पास में, या फिर रीढ़ की हड्डी में हो सकता है आपके पास में, लिम्फेटिक नोड्स में हो सकता है आपके पास में, ठीक है। और किस में हो सकता है? इसके अलावा गुर्दों में भी हो सकता है। सो इन सभी को हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का नाम देते हैं दोस्तों। दैट्स इट। ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है आपके पास में, और हर 5 में से एक मरीज जो है उनमें टीबी के मरीजों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है। अब इसका सटीक निदान की आवश्यकता है ना। इसके लिए हमने एक इंडेक्स टीबी भी जारी किया है। इंडेक्स टीबी जो है आपके पास में ईपीडीबी के मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है, जिसके अंतर्गत जो है हम कैसे जो है इस ईपीटीबी को निष्क्रिय करें, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पूरी एक प्रणाली यहाँ पे जो है दी गई है। तो इंडेक्स टीबी है, समझ पाएंगे, WHO के दिशा निर्देश, जिसे ईपीटीबी का हम लोग क्या कर पाते हैं? प्रबंधन, मैनेजमेंट कर पाए। दैट्स इट। सरिस्का टाइगर रिजर्व की दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइगर रिजर्व के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, परंतु 46 साल से सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपके पास में, इट अवेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओवर 60% लैंड। लगभग 46 साल हो गए हैं, नोटिफाई किया गया है टाइगर रिजर्व को जयपुर के अंदर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। पर अभी भी जो है आपके पास में इसकी जो राइटफुल ओनरशिप है, इसकी जो राइटफुल ओनरशिप है, वो अभी भी स्टेट के रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। मतलब सरकारी ज़मीन है, अभी तक उसे वन विभाग को, अभी तक उसे टाइगर सरिस्का रिजर्व को हैंड ओवर नहीं किया गया है, ठीक है। सो
भारत में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित तो 46 साल पहले हो चुका है, और 12 में से एक सरिस्का भी जो है आपके पास में देश के पहले टाइगर रिजर्व्स में से एक है। परंतु अभी भी इसकी कई सारी ज़मीन जो है वो राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के अलवर में है ये, अरावली की पहाड़ियों में 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है आपका टाइगर रिजर्व। ये देखिए ये वाला जोन है, दिस जोन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि बाघों को सफलतापूर्वक यहाँ पे स्थानांतरित करने वाला दुनिया का यह पहला रिजर्व भी है। तो अभी आपने देखा होगा कि चीता को हमने मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली जो है नाइजीरिया से ला करके ट्रांसलोकेट किया था, रिहैबिलिटेट किया था। पर अगर पूछा जाए टाइगर्स को कहाँ रिहैबिलिटेट किया गया दुनिया में सबसे पहले, तो आप बताएंगे सरिस्का, राजस्थान, अलवर, इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में से किया गया था। पुराने मंदिर, महल, झीलें, है ना। तो यहाँ पे पांडुपोल, भानगढ़ का किला है, आप देखेंगे आजबगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सिलीगढ़, सिलीसेड झील है, जयसमंड लेक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राचीन है मित्रों ये। और इसकी वनस्पति कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल यहाँ पे वन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। दैट्स इट। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप इस टेलीग्राम हैंडल से प्राप्त करेंगे। नाउ कमिंग टू द होमवर्क ऑफ दिस क्लास, माय होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू विल बी, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और अभी लेटेस्ट में किनको जो है नोटिफाई किया गया है। अभी लेटेस्ट में कौन से एरियाज़ को टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया है, इसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे और सबमिट करेंगे टेलीग्राम पे, कैपिटल विदाउट एनी स्पेस, जे सर यूपीएससी में, है ना, कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्लास की समरी टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।